देखो, हमने क्लास 9 में लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, और उसमें एक एग्जांपल हम देख रहे थे, अर्थ। अर्थ मून को अपनी ओर खींचता है, अर्थ का मास ज्यादा था। अर्थ मून मत बात करो अपने। अर्थ मून के अपनी ओर खींचता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाता है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। याद है? अच्छा, फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग जाता है। अगर ये अर्थ मून को खींच रहा है, तो मून भी अर्थ को खींचेगा। पर अर्थ का मास ज्यादा होने की वजह से उसका इनर्शिया ज्यादा था, और इसका इनर्शिया ज्यादा होगा तो ये रेस्ट पे रहेगा, ये पुल बैक, ये पुल होगा। पर मैं देखता हूं कि ये पुल नहीं होता है। ये सारी थ्योरी सच है। अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, मून न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से मून भी अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा। फिर मेरा लॉजिक मुझे बोला इसका मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अगर मैं एक 1 केजी का ऑब्जेक्ट रख देता हूँ और अर्थ रख देता हूँ, तो अर्थ ऑब्जेक्ट को खींच रहा है और ऑब्जेक्ट भी अर्थ को खींच रहा है। पर अर्थ का मास ज्यादा होने की वजह से उसका इनर्शिया ज्यादा है, इसलिए अर्थ अपनी जगह पे रहता है और बॉडी अर्थ की तरफ आती है। तो बॉडी में एक एक्सेलेरेशन होता है, क्योंकि नेट फोर्स किस पे लग रहा है? बॉडी पे कि अर्थ पे? नहीं, दोनों पे लग रहा है। पर इसका इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से वो फोर्स इतना सफिशियंट नहीं है कि अर्थ को मूव करा सके। बॉडी का जो, इधर देखो, ये मान लीजिए अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है। अर्थ का मास एम, इसका मास स्मॉल एम। इन दोनों में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था? जी एम, एम बाय ये डिस्टेंस मानो आर है, आर स्क्वायर। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, ये वाला फोर्स एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। पर इसका मास कम होने की वजह से इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट कम होता है, इसका मास ज्यादा होने की वजह से इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा होता है। क्योंकि इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा है, ये फोर्स इसको नहीं खींच पाता है, बिकॉज इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा है। इसका मास कम होने की वजह से इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट कम है, तो ये फोर्स इसको खींच लेता है। तो मैं क्या कहता हूं, इस बॉडी में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और क्योंकि ये बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट कम होने की वजह से फोर्स की वजह से इधर मूव करती है, तो इधर एक एक्सलेशन भी है। ये बात समझे? अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया, तो फिर मून में भी यही सब लगता। मून इधर क्यों नहीं आया? मेरा सवाल समझो। ये सारी थ्योरी आप उठा के यहां लगा दीजिए। अब की बार अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट मून है। अच्छा, मून का मास, यहां मैं मास को नेग्लेक्ट कर रहा हूं अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो मैं कह रहा हूं इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट बहुत कम है। क्योंकि इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट कम है तो ये इधर आ गया। मून क्यों नहीं आया? बोलो, मून का मास बहुत ज्यादा है, उसका भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा है, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो फिर अर्थ के तरफ मून खींचा क्यों नहीं आया? ये सिर्फ इसीलिए संभव हुआ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, और ये जो मून है ये सर्कुलर मोशन में है। ये एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है और फिर वो उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, मतलब मैं क्या बोलूंगा? अच्छा, अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स इधर लग रहा है तो एक एक्सेलेरेशन भी है इधर, और फिर ये इस हॉरिजॉन्टल, इस एक्सिस में मूव क्यों नहीं कर रहा है? तो मैंने अपने बेसिक सारे थ्योरीज टटोल कर देखा, याद करके देखे, तो मुझे लग रहा होगा इस पर नेट फोर्स जीरो है। ऐसा लग रहा है कि एक फोर्स इधर है, तो एक्सेलेरेशन भी इधर होना चाहिए। पर ये मून अर्थ की तरफ नहीं आ रहा है, तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या कह दिया, एक फोर्स बाहर की तरफ भी लग रहा है, एक फोर्स। ये फोर्स मैं एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूं, मैं फोर्स फुली एक्सप्लेन कर रहा हूं। और यही हुआ होगा कि ये इस फोर्स ने इस फोर्स को कैंसिल कर दिया। और अगर ऐसा मैं कह रहा हूं थ्योरी के लिए, तो फिर इस पे नेट फोर्स कितना हो गया? ये जो फोर्स है ये तो रियल था, और ये जो फोर्स है ये मैंने, जो मैं देख रहा हूं कि ये रेस्ट पे है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए लगाया ना। अच्छा, मैंने ऐसा एक्सप्लेनिंग फोर्स कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए लगाया है? वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में नहीं, वो ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर
वो ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में, ये फोर्स एक्सप्लेन करने के लिए कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है, और वो सारे ऑब्जेक्ट्स में एक कॉमन बात है कि वो सर्कुलर मोशन में होते हैं। अच्छा, इसमें रियल फोर्स कौन सा है ये, और इस फोर्स को हम कहते हैं फॉल्स फोर्स है ये, इसको हम कहते हैं ये स्यूडो फोर्स। इसको मैं एफ जी लिख रहा हूं, और ये स्यूडो फोर्स है, इसको मैं लिख रहा हूं एफ पी। ये हमेशा फॉल्स है, ये स्यूडो है, इसको हम कहते हैं ये फिक्टिशियस फोर्स है। और फिक्टिशियस फोर्स हमेशा कब लगेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट पे लगेगा, तो कह देना अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए ही फिक्टिशियस फोर्स, स्यूडो फोर्स, फॉल्स फोर्स यूज किया जाता है, ऐसा कोई फोर्स होता नहीं है। अच्छा, अब दो स्टूडेंट में जनरल कॉन्वर्सेशन हो रहा है, एक बार दोबारा इसी को मैं बोल रहा हूं। अर्थ की तरफ मून घूम रहा है, अर्थ मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, नेट फोर्स इधर ही लगता है, थ्योरी बोल रही है फोर्स इधर लग रहा है, तो एफ इक्वल टू एम ए, इधर एक एक्सलेशन भी है, तो फिर मून अर्थ की तरफ क्यों नहीं गया। अब तुम देखो, तो मैंने क्या कहा, अगर ये इधर नहीं जा रहा है, पक्का से नेट फोर्स जीरो हो गया होगा, और नेट फोर्स जीरो कब होगा, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में, ऑपोजिट में एक और फोर्स लगता है। अच्छा, ये फोर्स सेंटर की तरफ है, अगर ये सर्कल है तो इसका एक सेंटर होगा, अगर ये सेंटर में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो इसका एक सेंटर होगा, ये फोर्स सेंटर की तरफ है, जो फोर्स सेंटर की तरफ होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक फोर्स, मैंने ये एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये इधर नहीं जा रहा, एक फोर्स सेंटर के अवे लग रहा है, और इसको हमने कह दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस थ्योरी को आप इस पे लगा दीजिए, इसमें रियल फोर्स कौन सा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा है, फॉल्स फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स। और ये आपको कब जरूरत पड़ती है, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो ऑब्जेक्ट्स में कॉमन बात होती है, वो कौन से मोशन में होंगे, सर्कुलर मोशन में, बेशक। अच्छा, क्या ये फोर्स बॉडी में सेंटर के अवे लग रहा है, ये फोर्स बॉडी में सेंटर से दूर लग रहा है, ये फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स था, ये, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है ये, और ये क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने ऐसा फोर्स पहले कभी देखा है क्या, अगर मैं कार में जा रहा हूं और मेरी गाड़ी एक शार्प टर्न लेती है, ना मैंने अर्थ और मून का ये जो फेनोमेनन है, ये तो मैं आपको हाइपोथेटिकल बता, ये मैंने हमेशा देखा है कि अगर मेरी कार शार्प टर्न लेती है तो मैं बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करता हूं। अब देखना, जब मेरी गाड़ी शार्प टर्न लेती है तो मैं सीधा एक बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करता हूं, मतलब एक फोर्स होता है जो मुझे गाड़ी की तरफ नहीं, बाहर की तरफ मोड़ रहा होता है। अच्छा, आप मान लीजिए आप जिस सीट पे बैठे हैं उस सीट में कोई फ्रिक्शन नहीं है, उस सीट में फ्रिक्शन होता है, हम जिस सीट पे बैठे उस सीट में फ्रिक्शन होता है, तो मैं गाड़ी जिस डायरेक्शन में मुड़ रही है उसी डायरेक्शन में मुड़ जाता हूँ। अब मान लीजिए आप, मेरे और मेरे सीट में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो गाड़ी इधर मुड़ती और मैं सीधा चला जाता, यही होता ना। बहुत सुनो, बहुत शार्प टर्न दिया मैं, बहुत शार्प टर्न, तो क्या होता है अक्सर, हम ऐसे सीधे ही मुड़ जाते, हम गाड़ी की तरफ नहीं मुड़ते। अच्छा, वो मैं बोल रहा हूँ एक्सट्रीमली शार्प टर्न में ऐसा होता है, जब मैंने बहुत शार्प टर्न दिया तो गाड़ी के जो सीट का फ्रिक्शन है वो कम, थोड़ा कम हो जाता है वो कंपैरेटिवली, तो हम सीधा इधर धक्का खाते। फिर भी हमारा जो बॉडी होता है, जो पोर्शन सीट के कांटेक्ट में है, वो रेस्ट पे रहता है, पर जो सर है वो सामने की तरफ आ जाता है। तो इतनी कमजोर गाड़ी में नहीं बैठा, ठीक ठाक सी गाड़ी में बैठा है, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुड़ने पे भी बॉडी के अंदर रहता है। अब सुनो, एक मैं पूरी थ्योरी आपको पूरी थ्योरी आपको इस बात के लिए पढ़ा रहा हूं, मैं आपको तीन चीज समझाऊंगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होगा
तो वो हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स लगाए, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स लगाए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में नहीं आ सकता। उल्टी बात मान के चलना, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स है और वही फोर्स रियल है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है यानी वो सर्कुलर मोशन में है, तो उस पर एक फॉल्स फोर्स भी हमेशा लगेगा, वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, अब तुमसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है? तो आंसर है नहीं। एक्शन रिएक्शन फोर्स कैसे होते हैं? जस्ट बिकॉज मैंने इस टोन में पूछा है तो आंसर तुमने नहीं बोल दिया। मैं इसको दूसरे टोन में बोलता तुम बोलते हाँ। दो एक्शन रिएक्शन फोर्स जो अलग बॉडी में लगते हैं, मैं इस पे धक्का मारा, ये एक बॉडी है और दीवार दूसरी बॉडी है, तो मैंने एक्शन किया दीवार पे और दीवार ने रिएक्शन किया मुझ पे। यहां मैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहा हूं मून में। मून पे ही सेंट्रीपिटल लग रहा है और मून पे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन रिएक्शन नहीं है। अगर ये एक्शन रिएक्शन होते तो सच में इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते, नेट फोर्स क्या हो जाता? जीरो। मैं आपसे कह रहा हूं ये फोर्स होता ही नहीं है, ये फोर्स फॉल्स। ये फोर्स सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए फिक्टिशियस फोर्स है, मैंने हवा में इस फोर्स को बनाया। अब ये पूरी थ्योरी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ऐसा क्यों। और कोई एग्जांपल जो सर्कुलर मोशन, और कोई पॉपुलर कॉमन एग्जांपल पूछे कि जिसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है, मत बात कर। तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत कम है। एक इलेक्ट्रॉन का मास एक न्यूक्लियस के मास के कंपैरिजन में हम तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल मान के ही चलते हैं। अच्छा, अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये कौन सा फोर्स है? ये ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अच्छा, अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ क्यों नहीं आ रहा? तो फिर हमने देखा कि यहां इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में। और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो इस पे एक एक्सलेशन होगा सेंटर की तरफ। अच्छा, सर्कुलर मोशन है तो फिर इसका सेंटर होगा, और ये न्यूक्लियस में आके गिर क्यों नहीं रहा? तो फिर हमने कहा कि इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। और कोई एग्जांपल? मैंने हाथ में रस्सी ली, यहां एक पत्थर लिया, और ये पत्थर, अच्छा इस रस्सी में मैं इसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहा हूं। अगर सर्कुलर मोशन में है ये, तो इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स फिर उस सेंटर की तरफ। तो ये पत्थर मेरे हाथ की तरफ क्यों नहीं आ रहा? फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहा यहाँ एक स्यूडो फोर्स लग रहा है, यहाँ एक फिक्टिशियस फोर्स लग रहा है, और फिर इस फोर्स को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है, शाश्वत आवाज आ रही है? हाँ सर। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो उस पर दो फोर्स लगेगा, एक सेंटर की तरफ, उसको हम क्या करें? सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक कॉमन वर्ड है जो अलग अलग फोर्स के लिए हम यूज करते हैं। यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by electrostatic force of attraction। यहां जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? रस्सी में लगने वाला फोर्स, टेंशन फोर्स। अरे तुम इतनी स्मार्ट कब से हो गई? और वो जो फोर्स था, अर्थ और मून, ये अच्छी बात है, डोंट बी शाय, ऐसी बड़ी होगी। और यहां जो मून वाला केस था, यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है?
हाँ, इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये तीन एग्जांपल लिखो और फिर लिखो यूसीएम, कॉमा सेंट्रीपिटल फोर्स, कॉमा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल केसेस ऑफ यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ, ये स्टोन है और इसको तुमने सर्कुलर मोशन में घुमाया। ओए, देखो, मैं कहा ना बात मत करो। एक ऑब्जेक्ट है, मास सेम है। लक्ष्मी जी ध्यान से सुनिएगा, शर्लिन कहीं जा नहीं रही है, बाद में बात कर लेते। इस मास एम को मैं एक लिफ्ट में इमेजिन कर रहा हूं। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट में एक्सलेशन ऊपर की तरफ है। अच्छा, अब मैं बाहर से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर आउटसाइड द लिफ्ट। इस एम मास वाले ऑब्जेक्ट में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो लिखते हैं हम। अर्थ, अर्थ इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो इस पे एक फोर्स लग रहा है, mg। राइट, सुन, एकदम बहुत बीटू एकदम। अर्थ इसको अपनी ओर खींच रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है mg। अच्छा, ये mg किस में लग रहा है? सरफेस पे, लिफ्ट के सरफेस पे। तो लिफ्ट का सरफेस पे एक फोर्स लगाएगा, उसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स या रिएक्टेंट फोर्स। तो इस पे एक नॉर्मल फोर्स या रिएक्टेंट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। अच्छा, अब ऑब्जर्वर आउटसाइड द लिफ्ट है, तो ऑब्जर्वर क्या देख रहा है? इस लिफ्ट में ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन है। अच्छा, जब ये ऑब्जर्वर नोटिस करेगा, तो ये ऑब्जर्वर को ये मास ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ये एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ। अब एक बात बताइए, इस मास में, इस मास में ऑब्जर्वर को मोशन दिख रहा है? ऑब्जेक्ट किसमें है? लिफ्ट में। लिफ्ट किधर जा रही है? ऊपर। ऑब्जर्वर कहां खड़ा है? बाहर। ऑब्जर्वर को इस मास में मोशन दिखेगा? मेरे भाई, मोशन मतलब समय के साथ पोजीशन बदल रहा है। ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है और ऑब्जेक्ट अगर लिफ्ट पे है, तो ऑब्जेक्ट भी लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है। समय के साथ ऑब्जर्वर का जो कमेंट आएगा वो यही आएगा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ बदल रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है। अच्छा, और ऑब्जेक्ट में जो मोशन हो रहा है वो एक्सलेशन का डायरेक्शन किधर है? मैं मान लिया ऊपर की तरफ। और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दीजिए। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अगर कोई मोशन हो रहा है तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो कि नॉन जीरो? अगर नेट फोर्स जीरो है, अगर नेट फोर्स जीरो है, एम ए जीरो है, मतलब ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं है। पर ये क्या देख रहा है? इसको मोशन दिख रहा है, तो नेट फोर्स जीरो होगा? नहीं। अच्छा, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा? एम ए। दोबारा बोल रहा हूं, एफ क्या एम है ना? एफ एम है ना? कोई डाउट नहीं? अच्छा, ये नेट थोड़ा इधर बता रहा हूं। कोई नॉर्मल सी चीज हो ही सकता है। कोई पढ़ा लिखा बैठा रहेगा तो वो बोलेगा पानी पी लीजिए, और जो थोड़े फैट ब्रेन होते हैं वो हंसने लग जाएंगे।
हाँ, ये वो फैट ब्रेन वाले। बोलो, अब बताइए रेड ऑब्जेक्ट में क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक mg नीचे की तरफ, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ। अच्छा, एक्सलेशन किधर है? ऊपर की तरफ। और एक्सलेशन है तो नेट फोर्स, ये नेट फोर्स एम ए होगा। अच्छा, एक्सलेशन किधर है? ऊपर की तरफ। अब ध्यान से सुनिए, इस ऑब्जेक्ट में दो फोर्स दिख रहा है मुझे, एक एन ऊपर की तरफ और एक mg नीचे की तरफ। और फिर भी मुझे शर्लिन, देखो मगर बोर्ड पर, इसकी आंखों में क्या है? नेट फोर्स। एक्सेशन का डायरेक्शन किधर है? ऊपर। अच्छा, इस पे ऑलरेडी दो फोर्स लग रहा है, एक एन और एक mg। तो बताइए एन और mg में कौन सा वैल्यू ज्यादा है? एन। हाँ, तो देख, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, एन ऊपर की तरफ है माइनस mg नीचे की तरफ है, इज इक्वल्स टू एम है ना। अरे भाई, ये एक्सेलेरेशन में, तो इस पर नेट फोर्स लग रहा है, और फोर्स होता है एम ए, तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? एन माइनस mg। एन ऊपर की तरफ था, तो एन माइनस mg कुछ रहा होगा, वो किसके बराबर है? एम ए के बराबर। तो मैं एन को क्या लिख सकता हूं? एम ए प्लस, एम ए प्लस mg। अच्छा, सॉरी, ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये आप कैसे माप सकते हैं? ये प्रैक्टिकली मैं माप सकता हूं। मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट में स्प्रिंग बैलेंस होता है ना, स्प्रिंग बैलेंस हमेशा रिएक्शन फोर्स देता है। एन वैल्यू इन रियल लाइफ इज कैलकुलेटेड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। जब हम जब हम स्प्रिंग बैलेंस में कोई ऑब्जेक्ट को सस्पेंड करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट W इक्वल टू mg नीचे लगाता है, और उससे एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ रखता है, तो स्प्रिंग बैलेंस वो रिएक्शन फोर्स ही मापता है। अच्छा, जब मैं इसका रिएक्शन फोर्स मापा स्प्रिंग बैलेंस से, तो मुझे ये वैल्यू मिला एम ए प्लस mg। अच्छा, mg मुझे पता है, n मुझे किससे मिला बेटा? स्प्रिंग बैलेंस से। तो m मुझे पता है, मुझे क्या मिल जाएगा? a। मुझे पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन है। अच्छा, ये मैंने क्या लगाया? न्यूटन का सेकंड लॉ मोशन। ये बात समझ गए? कोई डाउट इसमें? नहीं। अब क्या हुआ है, सुनिए, अब ऑब्जर्वर इस लिफ्ट के अंदर आ गया। ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर इनसाइड द लिफ्ट। अच्छा, अब ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर को कोई एक्सप्रेशन दिखेगा? ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंज दिखेगा? नहीं। ये सेम ऑब्जर्वर अब लिफ्ट के अंदर आके इस बॉडी में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो बना रहा है। बताइए कौन कौन सा फोर्स लगेगा? एक फोर्स लगेगा mg, और एक फोर्स क्या लग रहा है? n। इसको जरा सा भी एक्सप्रेशन दिखेगा? ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में दिख रहा है। अच्छा, ये इंसान यहां पे रिएक्शन फोर्स माप के गया है स्प्रिंग बैलेंस से। अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस से फोर्स मापना ये रियल था ना? ये रियल था ना? उसको ये वैल्यू मिला है, एग्जैक्टली यही वैल्यू। एन का वैल्यू उसको मिला है, mg वो जानता है, m वो जानता था, और उसको एक a का वैल्यू मिला है। अच्छा, जब वो यहां आ रहा है, तो उसको वो रेस्ट में दिख रहा है, एक्सटेंशन नहीं है। अब जब वो देख रहा है, तो वो कौन सा डायग्राम बना रहा है? n इक्वल्स टू mg।
अच्छा ये ऑलरेडी काम करके गया है, यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लग रहा था। अब यहाँ mg का वैल्यू जो आ रहा है वही से n के वैल्यू के, यहाँ n का वैल्यू क्या है mg, यहाँ n का वैल्यू क्या है mg प्लस ma, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है क्या? नहीं, यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फेल हो गया। आपके जीवन में ऐसी कई घटनाएं, कई कई घटनाएं होंगी जहां न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन काम नहीं कर रहा होगा। अच्छा ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। नेट फोर्स क्या है? जीरो। नेट फोर्स जीरो होने से बॉडी में मोशन होगा, एक्सेलेरेशन होगा। हियर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाज वर्किंग एंड हियर द न्यूटन सेकंड लॉ वाज वर्किंग, सीम टू बी फेल्ड। नहीं समझ आया? ये हम पढ़े ना, एफ इक्वल्स टू में, क्लास 9 में एफ इक्वल्स टू में पढ़ा है हमने। ये बात मान रहे हैं आप? मैंने अलग से कुछ नहीं बोला है। हमने वेट पढ़ा है, हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है। वेट नीचे की तरफ लग रहा है। लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इस ऑब्जेक्ट ने लिफ्ट पे फोर्स लगाया, W इक्वल्स टू mg। लिफ्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। लिफ्ट ने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया n। अच्छा अगर n और mg इक्वल है तो इस ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट में मोशन कब होता है? जब फोर्स लगता है। ये ऑब्जर्वर जब बाहर है तो ये देख रहा है ना ऑब्जेक्ट में मोशन है, और वो मोशन किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। इस ऑब्जेक्ट में इस ऑब्जर्वर को एक्सेलेरेशन दिखेगा, मोशन हो रहा है तो एक्सेलेरेशन दिखेगा। ये बात मानेंगे आप? अच्छा अब ऑब्जर्वर देख रहा है कि इसमें एक्सेलेरेशन है। किधर है एक्सेलेरेशन? ऊपर की तरफ। अच्छा ऑब्जेक्ट का मास है, ऑब्जेक्ट में एक्सेलेरेशन है, मतलब फोर्स है ऑब्जेक्ट में, और वो फोर्स किधर है? ऊपर की तरफ। तो ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ये ऑब्जर्वर एक्सप्लेन कर रहा है। ऑब्जर्वर एक्सप्लेन कर रहा है इसको कैसे? एन का वैल्यू ज्यादा होगा, mg का वैल्यू कम होगा, तो n से mg माइनस कर दीजिए। जो बची हुई चीज है उसका डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ। और ये एक्सेलेरेशन भी किधर है? ऊपर की तरफ। तो उसने n से mg को माइनस कर दिया, जरा सा कुछ बचा है, वो किसके बराबर है? ma के बराबर। अच्छा n का वैल्यू क्या आ गया? ma प्लस mg। और ये n कैसे मापते हम? तुम्हें एक ऑब्जेक्ट लेना है माही, और इसको स्प्रिंग से सस्पेंड कर देना। इस ऑब्जेक्ट का mg नीचे होगा। ये क्या है? एक्शन। ये एक्शन, अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगा। इस ऑब्जेक्ट ने स्प्रिंग को खींचा है, कितने फोर्स से? mg से। तो स्प्रिंग भी ऑब्जेक्ट को खींचेगा ऊपर की तरफ, कितने फोर्स से? उसी को हम कहते हैं n। तो स्प्रिंग बैलेंस हमेशा n का वैल्यू देता है, और वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर। अच्छा यहां n किसके बराबर होगा? mg प्लस ma के बराबर। और ये n मुझे कौन देगा? रियल लाइफ में ये n हम कैसे निकालते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से। मैंने स्प्रिंग बैलेंस से n निकाला इस ऑब्जेक्ट के लिए। कब? जब मैं बाहर हूं। तो मुझे n का वैल्यू मिला ma प्लस mg। अब मैं लिफ्ट के अंदर आ गया। जब लिफ्ट चल रही है और मैं भी लिफ्ट के साथ चल रहा हूं, ऑब्जेक्ट भी साथ चल रहा है, तो क्या मुझे ये ऑब्जेक्ट मोशन में दिखेगा? क्या मुझे इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलेरेशन दिखेगा? नहीं। पर इसमें एक्सेलेरेशन है, मुझे नहीं दिख रहा है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या फोर्स लग रहा है वो बना रहा हूं। ये रहा ऑब्जेक्ट, अभी भी अर्थ है। अर्थ अभी भी है। अगर अर्थ है तो इस पे एक फोर्स लगेगा mg। अच्छा ये ऑब्जेक्ट mg फोर्स किस पे लगा रहा है? लिफ्ट पे, अर्थ की वजह से। तो लिफ्ट भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएगा, वो क्या होगा? नॉर्मल फोर्स। और इस ऑब्जेक्ट में इस ऑब्जर्वर को कोई एक्सेलेरेशन दिख रहा है? नहीं। यहां मैंने एक्सेलेरेशन लिखा था, यहां मैं लिखूंगा नहीं। तो अभी वो इसको इक्वेट कर रहा है, तो वो क्या लिखेगा? n इक्वल्स टू mg। अब वो थोड़ा परेशान है। यहां n का वैल्यू क्या रहा है? mg के बराबर। और यहां n का वैल्यू क्या रहा है? ma प्लस mg के बराबर। ये दोनों वैल्यू इक्वल है क्या? नहीं। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद है कि भूल गए? याद है? याद है आप लोगों को न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन? भूल गए? फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या था? m v माइनस u बाई t। इसको हमने क्या लिखा था? ma। तो f इक्वल टू ma लगा रहा हूं मैं।
किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगेगा तो उसका इक्वेशन मास के बराबर ही होता है, में होता है। मैंने यहां न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया और मुझे इक्वेशन ये मिल रहा है, यहां एन एम जी के बराबर आ रहा है, ये एन और ये एन इक्वल है क्या? इक्वल है नहीं। अच्छा ये क्या करेगा, यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फेल हो गया, ये रियल लाइफ सिनेरियो है, यहां ये काम नहीं करता। अच्छा तो मैं क्या लिख रहा हूं, apparently Newton's second law of motion seems to be not working। यही हुआ इसके साथ। तो एक दो ऑप्शन है, एक तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मैं, माना भी आपको समझ आ रहा है, एक तो मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को वर्किंग करा दूं, या मान लो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेकार है, उसमें से अपना विश्वास उठा लूं, पर न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन फेल नहीं होता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इधर सुन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक फोर्स, अच्छा जबरदस्ती यहां एक फोर्स लगा रहा हूं मैं, एम ए, और मैं यहां क्या लिख दिया, प्लस एम ए। देखिए ना क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट में एक्सलेशन एक्चुअली किधर था, ऊपर की तरफ, और तब मैं कहां था, बाहर। अच्छा मैं कह रहा था आधा घंटा बात मत करना। जब आपसे बोला जा रहा है बात मत कीजिए, तो टीचर कुछ सोच के कह रहा है, उस टॉपिक को आपका टेंशन चाहिए होता है, इसलिए वो कह रहा होता है। ये फोर्स ऑब्जर्वर ने कब लगाया है, जब ऑब्जर्वर अंदर आ गया, जब ऑब्जर्वर अंदर आ गया। अच्छा ये फोर्स रियल था क्या, ये फोर्स उसने तब लिखा है जब वो खुद लिफ्ट के अंदर था। अच्छा इस फोर्स को मैं कह रहा हूं ये स्यूडो फोर्स है, इस फोर्स को मैं कह रहा हूं ये फॉल्स फोर्स है, ये फिक्टिशियस फोर्स है। और तुम देखो एमए को वो किधर लगाए, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, और ये एमए को किधर लगा रहा है, नीचे की तरफ। ये रियल है क्या, नहीं। जब मून अर्थ के अराउंड घूम रहा था, तो मून में एक्चुअल फोर्स किधर लग रहा था, जब मून अर्थ के चक्कर लगा रहा था। अभी इतना समझाया, अर्थ का मास ज्यादा है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मून को अपनी ओर खींचेगा, तो मून में एक फोर्स लग रहा था किधर की तरफ, अंदर की तरफ। और मैंने उस पे, अच्छा इस फोर्स को मैंने क्या नाम दिया था जो अंदर की तरफ लग रहा था, सेंट्रीपिटल। और मैंने बैलेंस करने के लिए, मैंने बैलेंस करने के लिए क्या कह दिया कि बाहर भी एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा ऑब्जेक्ट में एक्चुअल फोर्स किधर लग रहा था, अंदर की तरफ, एक्सलेशन किधर था, अंदर की तरफ। और मैंने जबरदस्ती एक फोर्स एक्सप्लेन करने के लिए कहा बाहर की तरफ, तो वो जो बाहर की तरफ फोर्स है, वो फोर्स का नाम क्या दिया, सेंट्रीफ्यूगल। वो एक्चुअली में है क्या, नहीं। अच्छा देखो ये ऑब्जेक्ट में एक्चुअल मोशन किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ, और मैंने इमें कहा लिखा है, नीचे की तरफ, जहां एक्चुअली मोशन हो रहा होगा उसके ऑपोजिट में एक फोर्स हमें इमेजिन करना होगा, ताकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन किया जा सके। पर ये फोर्स एक्चुअली में क्या, नहीं, इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए कंसिडर करते हैं। ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, फॉल्स फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स, स्यूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज अ फिक्टिशियस फोर्स। इसको थोड़ा और समझते हैं। पर ये बात समझ आई आपको, इसका एक एग्जांपल और लेंगे। ओए मत दिखो, सुनो पहले, ऑब्जर्वर यहां कहां है, आउटसाइड द, आप मुझे एक बात बताइए, ऑब्जर्वर में कोई एक्सेशन है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर एक्सलेशन जीरो है। अगर ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसका एक्सलेशन नहीं है, बाबू सुन इधर, सर के ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, कौन सा पार्ट ऊपर से गया, एक्सलेशन कौन सा पार्ट,
ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा था ना, मैंने कहा लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, अगर ऑब्जर्वर में एक्सेलेरेशन जीरो है, देखने वाली बात कर रहे हैं, अगर ऑब्जर्वर में एक्सेलेरेशन नहीं है, तो फिजिक्स में देयर इज अ फैंसी टर्म, उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। ऑब्जर्वर इज एट इनर्शियल फ्रेम, एंड न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वर्क्स ऑन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहां फेल हो गया? यहां पर ना। अच्छा, यहां ऑब्जर्वर कहां गया? लिफ्ट में। लिफ्ट का एक्सेलेरेशन क्या था? ए। तो ऑब्जर्वर का भी एक्सेलेरेशन कितना है? ए। अच्छा, अगर ऑब्जर्वर इनसाइड द लिफ्ट है, तो मैं क्या लिख रहा हूं? जो भी ऑब्जर्वर देख रहा है, अगर उसका एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है, तो उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ, दो फैंसी टर्म है, घबराने की बात नहीं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब ऑब्जर्वर होगा, तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन फेल हो जाएगा। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सीम्स, फेल नहीं होता, लगता है, सीम्स टू फेल। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को वर्किंग करने के लिए हमें एक फॉल्स फोर्स अज्यूम करना पड़ता है, उसी फोर्स को हम कह रहे हैं सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बात समझ आ गई? अब मैं दोबारा वो सारे एक्सप्रेशन में जाता हूं जो मैंने आपको पहले तीन डायग्राम बनाए थे। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। ये आपको समझ आया? ये समझ आ गया पूरा? हाँ, अब हम वहां जाते हैं, इसको नोट कर लो। हाँ, इधर आइए। ए, सुनो, फोर्स क्या क्या कर सकता है? रेस्ट, प्लीज सुनो, अगर अनबैलेंस फोर्स है, तो वो रेस्ट रेस्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन रेस्ट में आ सकता है, या फिर डायरेक्शन चेंज हो सकता है। अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। मैं इस पे एक फोर्स लगाया परपेंडिकुलरली, मैं फोर्स लगा रहा हूं वेलोसिटी चेंज करने के लिए नहीं, सॉरी, स्पीड चेंज करने के लिए नहीं। स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। फोर्स ये तीन काम कर सकता है, या तो कर सकता है या करने की कोशिश करेगा। मैं रेस्ट से मोशन में लेके आ रहा हूं, मतलब वेलोसिटी या स्पीड चेंज कर रहा हूं। रेस्ट में था, स्पीड जीरो, मोशन में आ गया, स्पीड है, स्पीड चेंज हो गई। अच्छा, मोशन में था, स्पीड थी, रेस्ट में आ गया, स्पीड जीरो हो गई, स्पीड चेंज हो गई। अब मैं कह रहा हूं सिर्फ डायरेक्शन चेंज करूंगा, डायरेक्शन चेंज करूंगा, स्पीड क्या रखूंगा? तो ये भी मैं कर सकता हूं ना। ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और मैंने यहां एक फोर्स लगाया, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन ऐसे मुड़ गया ना। अच्छा, फिर ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, फिर मैंने एक फोर्स लगाया, तो ये ऐसे हो गया। अभी भी ये 5 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, फिर मैंने इसको फोर्स लगाया, तो ये इधर मुड़ गया। अच्छा, इसका स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है ना। और डायरेक्शन बदलने के लिए आपको क्या लगाना होगा? फोर्स। अच्छा, तो इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, और इसका डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स ईस्ट। मैंने इस पे फोर्स लगाया, अभी इधर घूमी। अच्छा, अभी भी इसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अब इसका डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। ये बात समझे? फिर मैंने इस पे फोर्स लगाया, एफ, अभी इधर मुड़ गया, अभी इधर मुड़ गया, अब इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ हो गया। फिर फोर्स लगाया, एफ, अभी इधर मुड़ गया। अच्छा, अब किधर है? टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। अगेन फोर्स,
अब ये इधर मुड़ गया, अब किधर है, टुवर्ड्स वेस्ट नहीं है, नॉर्थ वेस्ट। हाँ, अगेन आई एम अप्लाइंग अ फोर्स। ये जब मैंने फोर्स लगाया, ये पहले ऐसे मुड़ा, ये ऐसे मुड़ा, फिर मैंने फोर्स लगाया, अब ये ऐसे मुड़ा। अच्छा, अगेन फोर्स, अब ये ऐसे मुड़ा, फिर फोर्स लगाया मैंने, अब ये ऐसे मुड़ा। ये बात समझे आप? अच्छा, यहां मैंने फोर्स ऐसे लगाया, अब मान लीजिए मैंने कितना फोर्स लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 बार फोर्स लगाया, और जो ऑब्जेक्ट बेचारा सीधा चलने जाता था, वो कैसा मोशन एक्सपीरियंस किया, वो ऐसा एक मोशन एक्सपीरियंस कर गया ना। कितना फोर्स लगाया मैंने, 8। अब मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट पे मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स फोर्स लगाता, तो इसका डायरेक्शन कितनी बार बदलता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो यही लोकस कैसा हो जाता, ये लोकस ऐसा हो जाता ना, पॉइंट्स, वो किस किस पॉइंट पे था, वो किस पॉइंट पे था, तो ये सारे पॉइंट्स मैं लगा रहा हूं। अच्छा, ये क्या हो गया, शेप, ये सर्कुलर हो गया ना। और अब आप मुझे बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, ये सारे फोर्स का डायरेक्शन किधर है, ये सारे फोर्स का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रहेगा, राइट, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रहेगा, तो उस पर हमेशा फोर्स लगता रहेगा, और वो फोर्स किधर की तरफ लगता रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, इसका स्पीड बदल रहा है कि कांस्टेंट है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर path, an object moving with constant circular speed, an object moving with constant speed in a circular path having a center is said to be uniform। यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन। लिखो, एन ऑब्जेक्ट मूविंग with constant speed in a circular path having a fixed center is said to be in यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सर्कुलर मोशन में रखने के लिए ऑब्जेक्ट में फोर्स एक बार लगेगा कि हमेशा लगता ही रहेगा। ये ऑब्जेक्ट पे अगर मैं फोर्स नहीं लगाता तो ये स्ट्रेट लाइन में जाता, इसके डायरेक्शन को बदलने के लिए मैंने क्या लगाया, फोर्स। अच्छा, मैंने यहां कितनी बार फोर्स लगाया, 8 बार, और ये हेक्सागन बना। मैं अगर कंटिन्यूअसली फोर्स लगाता रहूं, तो ये मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। और ये सारे फोर्स का डायरेक्शन किधर पॉइंटेड है, तुम लोग का ध्यान क्लास में नहीं रहता है ना। ये सारे फोर्स का डायरेक्शन किधर पॉइंटेड है, इस सर्कल के सेंटर की तरफ। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है या घूम रहा है, तो उस पर हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहता है। अच्छा, एक बात बोल बेटा, एक पल के लिए भी अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स हटा लू, मान ली यहां सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, सुन ना माही, यहां सेंटीमीटर लग रहा है, 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 यहां से सेंटीमीटर हटा लिया, तो ये ऑब्जेक्ट यहां फ्लाई अवे हो जाएगा ना। मैं एक पल के लिए सेंटीमीटर हटाऊंगा, यहां सेंटीमीटर नहीं लगाया मैंने, तो ये ऑब्जेक्ट यहां फ्लाई अवे हो जाएगा। तुमने सेंटीमीटर लगा के इसको ऐसे मोड़ दिया, और अगर यहां तुम सेंटीमीटर नहीं लगाती तो ये सीधा चला जाता। मतलब मैं ये बात समझिए क्या। अच्छा, मैं क्या लिखूंगा, एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्टेड अपॉन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात क्लियर हो गई। हाँ, अब मैं वो लिख रहा हूं, ए सुनो, अब यार यहां मैंने स्पीड क्या मानी है, मैंने स्पीड कांस्टेंट मानी है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर स्पीड भी बदल जाए तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस है, जो सबसे इजी है वो ये वाला केस है।
ये वर्ड यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म का मतलब है स्पीड कांस्टेंट। एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है, वो आपको 11 में आपके फिजिक्स टीचर पढ़ाएंगे। हाँ, नोट लिख रहा हूं मैं। एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन is always acted upon by a force which is always directed towards the center is known as centripetal। क्लास 10 में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का मीनिंग तो लिख देना सेंटर सीकिंग, सेंटर सीकिंग फोर्स, जो सेंटर को सीक कर रहा है, सेंटर सीकिंग फोर्स। गधा कहीं, ये सारे फोर्स में लगा के इस ऑब्जेक्ट को इतनी मेहनत से सर्कुलर मोशन में घुमाया, ये सारे फोर्स किधर पॉइंट कर रहे हैं? सेंटर की तरफ। तो ये क्वेश्चन जानबूझ के पूछा ना मुझे छेड़ने के लिए। सर हाँ बोलो। सर अगर ऑब्जेक्ट में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है यानी कि वो ऑब्जेक्ट सेंटर में गिर जाएगा। नहीं गिरेगा, सेंटर में नहीं गिरेगा, वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसी दिशा में तो जा रहे हैं। मैंने ओके अभी सर। बस इतना कहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उस पर एक फोर्स लगता रहना चाहिए हमेशा, तभी वो सर्कुलर मोशन में रहेगा, और वो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है सर। और बाकी जो मुझे चाहिए वो मैं आपको लिफ्ट के प्रॉब्लम में समझा चुका हूं, तो मैं उस पर जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी और संजू लाल सुन। अच्छा सुनना बेटा सुनना, स्पीड क्या है? कांस्टेंट। अच्छा डायरेक्शन सेम है कि बदल रहा है? तो वेलोसिटी सेम है कि अलग? अलग। एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। रश्मि जी स्पीड का डायरेक्शन से कोई लेना देना है? स्पीड वर्ड का डायरेक्शन से कोई लेना देना है? स्पीड स्केलर क्वांटिटी थी या वेक्टर क्वांटिटी? स्पीड किससे स्टार्ट होता है? एस। क्यों? क्योंकि वो स्केलर है, और स्केलर में किससे स्टार्ट होता है? एस से। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और स्केलर क्वांटिटीज का डायरेक्शन से कोई लेना देना है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। और वेलोसिटी क्या रह रही है? वेलोसिटी हमेशा बदल रही है। पहले वो ईस्ट की तरफ था, फिर वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अच्छा वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी इज चेंजिंग, नॉट कांस्टेंट। अच्छा अब एक बात बताइए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अगर वेलोसिटी बदल रही है, तो हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी जैसे ही बदल गई हम कहते हैं बधाई हो, एक्सलेशन हुआ है। तो थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे? स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी बदल रही है, तो ऑब्जेक्ट एक्सलेटिंग है या नहीं है? हाँ, एक्सलेशन इज, एक्सलेशन इज, अब सुन इधर, ओए, ये जो एक्सलेशन, ये एक्सलेशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म। अब आपको ये बताने की एक्सलेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन, हाँ, द एक्सलेशन इज
नॉन यूनिफॉर्म सिंस डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सुनिए तो, ओए सुनिए, फोर्स हमेशा किधर लगता है? सेंटर की तरफ, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। और एक्सलेशन भी किधर है? अलोंग द रेडियस। तो जो एक्सलेशन है वो तो हमेशा अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर है। फिर मैंने ऐसा क्यों लिखा? डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजेस। दोबारा पूछ रहा हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? फोन बाद में उठाना, फोन ऐसे आता रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल। और फोर्स सेंट्रीपिटल किधर है? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो एक्सेशन भी किधर है? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो मैं जब कह रहा हूं अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर है, तो मतलब उसका डायरेक्शन फिक्स्ड है या फिक्स नहीं है? पर मैं तो बोल रहा हूं अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर है। इसका इसका क्या मतलब है? डिस्टेंस। एक बात बताइए, मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा मैं इधर देख रहा हूं, ये सेंटर है मान, मैं इधर देख रहा हूँ। अच्छा अभी मेरी दृष्टि किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन ये दिशा मान लो ईस्ट है, तो मैं किधर देख रहा हूँ? ईस्ट की तरफ। मैं इस पॉइंट को देख रहा हूँ, और अगर मैं घूम गया तो मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूँ ना। मैंने सिर्फ इतना ही कहा है, ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ये सेंटर अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। और अगर मैं एक्सलेशन का लाइन खींच लू तो वो अभी इधर मान लो नॉर्थ है, और फिर ये घूम कर आ गया अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, ये ईस्ट की तरफ आ जाएगा। फिर अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, फिर वो इधर साउथ की तरफ आ जाएगा। फिर वो ऑब्जेक्ट जब इधर आएगा अगेन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, फिर वो साउथ की तरफ चला गया। तो मैंने हाफ बात बोली, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, पर ये भी तो डायरेक्शन बदल रहा है। क्लियर हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये किधर एक्ट करता है? डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये क्या है? अलोंग द अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैं बस लिख दे रहा हूं, डिवाइड नहीं करे इसको। इसका मैग्नीट्यूड होता है एफ सी, ये होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास एम है, ये रेडियस आर है, और इसकी वेलोसिटी वी। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो होगा एम वी स्क्वायर बाय आर। या बाद में कभी डिराइव करेंगे, ऐसा कुछ खास नहीं है, बहुत इजी है, पर अननेसेसरी होगा। इतना बुक में लिखा है इसलिए लिख दिया। अच्छा भाई, एक छोटी सी बात एक्सप्लेन करनी है, 5 मिनट और चैप्टर खत्म। भाई मैं एक टॉपिक शुरू किया, उसको खत्म करूंगा अभी। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। ए हो गया। अरे ओ, क्यों मार खाने वाले काम कर रहा है तू? हो गया बच्चा लोग? हाँ हाँ, इधर आइए। अब एक बार वो अर्थ और मून वाले प्रॉब्लम में जाते हैं।
थक गया फिजिक्स पढ़ते पढ़ते? अच्छा, अभी मैं ऑब्जर्वर हूं, ये बताइए मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं कि नॉन इनर्शियल? अभी मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं। मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं, मुझे ये मून घूमता हुआ दिखेगा। अगर घूम रहा है तो इस पे फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स किधर है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। मून कौन से मोशन में? सर्कुलर, तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलकर ऐसा कोई फोर्स नहीं होता है, कोई दूसरा फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। जब एक मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज प्रोवाइडिंग द ग्रेविटेशन इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहां पर एक एक्सलेशन होगा, और वो एक्सलेशन किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, ये कब था? इनर्शियल फ्रेम में। और अब मैं आ गया किसमें? अब मैं आ गया नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अब ये मून चल रहा है ना? अरे मून ऑर्बिट कर रहा है ना? हाँ। अब मैं नॉन अब मैं पहले में किसमें था? इनर्शियल फ्रेम में। ये अर्ली है, और ये क्या है? आफ्टर। अच्छा बताइए, मुझे ये घूमता हुआ दिखेगा क्या? नहीं। पर जब मैं यहां से देखा, मैंने तुम्हें बताया ना, एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो इसके लिए सिर्फ क्या सफिशियंट है? सेंट्रीपिटल फोर्स। उस ऑब्जेक्ट को मैंने घुमाया सर्कुलर मोशन में, उसके लिए क्या सफिशियंट था? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं यहां से देख रहा हूं, वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, उसके लिए क्या जरूरी है? तो ये ग्रेविटेशन लगा तो रहा है। पर जब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया तो ये मून मुझे घूमता हुआ दिखेगा? मून मुझे किसमें दिखेगा? अभी अर्थ हमें घूमता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं, क्योंकि हम कौन से फ्रेम में? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अच्छा, अब जब मैं इधर आ गया तो मून मुझे किसमें दिखेगा? मून मुझे किसमें दिखेगा? घूमता हुआ कि रेस्ट में? रेस्ट में। अब मुझे समझ नहीं आया, जो फोर्स पहले लग रहा था वो फोर्स कहां गया? मैं यहां से देखा तो फोर्स लग रहा था, ये घूम रहा था। अब मैं मून में आ गया तो मून मुझे घूमता हुआ नहीं दिख रहा है। इसको एक्सप्लेन करूंगा ना। तो मैं उस लिफ्ट वाले के पास गया कि भैया, जब आप बाहर थे और जब आप अंदर गए तो आपके साथ भी ये दुविधा हुई, तो आपने क्या किया था? बोला था एक फॉल्स फोर्स अज्यूम करना पड़ता है। तो जब आप मून में आ गए, कौन से फ्रेम में? नॉन इनर्शियल, तब आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक फोर्स मानना पड़ेगा। और वो फोर्स क्या है? सेंट्री सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बताइए, ये रियल फोर्स है क्या? ये फोर्स ये फोर्स सिर्फ वो इंसान कहता है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। क्लियर हो गया? इसको हम क्या बोलेंगे हमेशा? फिक्टिशियस फिक्टिशियस फोर्स। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तुमसे मैंने क्लास के शुरू में ही कहा था कि ये ना तो इधर मोशन करता है ना इधर मोशन, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। अच्छा, मैंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और ये इसको कैंसिल कर रहा है। एक्चुअली में ऐसा कोई फोर्स लगता है? नहीं। पर इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी अगर रहा होगा तो वो किसके बराबर रहा होगा? इसके मैग्नीट्यूड के बराबर। और बेटा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? एम वी स्क्वायर बाय सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? एम वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा, इसका डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा, इसलिए यहां माइनस लगा दी। और फिर बोल रहा हूं, ऐसी कोई धारणा मत पालना क्या ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। अब ये रियली नहीं है तो एक्शन रिएक्शन क्या है? ये फॉल्स फोर्स है ना। वो और एक्सप्लेन नहीं करा मैं, ये समझ आ गया? अच्छा, अब आप हेडिंग लगाइए, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या हो गया? हिम्मत क्यों आ रही हो तुम एक जंग जीत लो। ये क्या होगा? इट इज द फोर्स इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग
इन अ सर्कुलर पाथ with constant speed। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग अ कर्व पाथ। ए सुनो ना, एक ऑब्जेक्ट जो कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, कर्व पाथ, मैं जिस मोमेंट पे सुनो दे इधर, मैं जिस मोमेंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना बंद कर दिया, वो उस सेंटर से फ्लाई ऑफ हो जाएगा ना। ये बात समझिए क्या? एक ऑब्जेक्ट, तेरी आंखों में ये नशा किस बात का है? सुनो ना, अरे सुन तो, इच्छाधारी नाग। एक सुनिए तो, अच्छा और ए, इसका डायरेक्शन किधर है? अराउंड द रेडियस। अरे भाई चुप हो जा। अराउंड द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? एम वी स्क्वायर बाय, इसका एग्जांपल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अ प्लैनेट। और क्या क्या एग्जांपल बताए? तीन तो लिखाई दिया था, ये चौथा हो गया। पहला एग्जांपल क्या था? मून अराउंड अर्थ, इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग विद अ हैंड। नंबर ए, हाँ हाँ देखते बात। मून ऑर्बिटिंग अराउंड सन, सॉरी सॉरी अर्थ। अरे मत डिस्टर्ब क्या करो, देखो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड अ स्टोन टाइड, और a stone tied to a string is rotated on a horizontal plane। ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एग्जांपल क्या हो सकता है? जब एक टायर चल रहा है, टायर में जो गंदगी रहती है, अच्छा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में दूर जाके गिरती है ना। ये टायर चल रहा है, और टायर में बारिश के मौसम में टायर चल रहा है, और आप टायर के पीछे खड़े हो, तो टायर में जो भी मड होता है वो सीधा आपके ऊपर जाके गिरता है। मतलब एक फोर्स लग रहा है उस पर, बट उस मड को, अरे गधे सुन, उस मड को सेंटर के टुवर्ड जाना है कि सेंटर के अवे। अच्छा इसका एग्जांपल क्या है? मड फ्लाइंग ऑफ अ टायर। मत बात कर, अभी तो मेरा मन कर रहा है, वो जो राउंड अबाउट होता है, वो जो पार्क में राउंड अबाउट होता है, उस राउंड अबाउट में तुम लोग को बैठाऊं, उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाऊं, और फिर लगाना बंद कर दूं, और फिर धक्का लगे। चिल्ड्रेन फ्लाइंग ऑफ। हाँ, फ्रॉम ए राउंड अबाउट। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? हाँ, एग्जाम्पल है नहीं। वो के कौन से पटक। हाँ, अलोंग अवे फ्रॉम सेंटर। अच्छा ये जो है,
ये जो फोर्स है, ये फोर्स संजूलाल, ऐसे मैं कह रहा हूं, ऐसे अनपढ़ों से बात नहीं करते। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा? अ फोर्स दैट इज कंसिडर्ड बाय एन ऑब्जर्वर हु इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? अ फोर्स, सुनोगी तुम? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेफिनेशन, अ फोर्स दैट इज कंसिडर्ड, हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक 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 है, हाँ। A force that is considered by an observer who is in non-inertial frame of reference to be second law of motion working. For second law of motion to be working or to be validated. आप समझे क्या लिखा है? सुनो इधर, a force that is considered by an observer who is in non-inertial frame of reference, comma, for second law of motion to be validated is known as centrifugal force. कोई डाउट चैप्टर में? समझ गए क्या? A force that is considered by an observer who is in non-inertial frame of reference, ये मैं लिख के काटा, for second law of motion to be validated. और अगर इतना याद नहीं रहता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लिख देना, इट इज लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और फॉर द वन हु सिट्स इन द लास्ट बेंच, लास्ट बेंच आज हमारा लास्ट बेंच खाली है, तुम लोग लास्ट बेंच जल्द मत करना। ऐसे याद नहीं आ रहा कुछ तो लिख देना, इट इज लैक ऑफ सेंट्री, इट इज लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। हेलो, हाँ, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, 15 मिनट। मतलब फालतू बात मत कर। ए, सुनो ना, ए, ये जो मड है, ये टायर से ये टायर से बाहर आ गया,
सुनोगे, ये जो मड ये टायर से बाहर आ गया, अच्छा इसकी टेंडेंसी है कि सेंटर से दूर आ जाए, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को और एक भाषा में लिख सकते हैं हम, इट इज, इट में ऑल्सो बी डिफाइंड, it may also be defined as the tendency of an object, as the tendency of an object to fly off, to fly away, as the tendency of an object following a curved path to fly away from the center. तीन डेफिनेशन लिख दिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैंने क्या कह दिया, ये एक टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी किस ऑब्जेक्ट की होगी, उस ऑब्जेक्ट की जो किस पाथ में है, कर्व पाथ में, और इसकी टेंडेंसी क्या होगी, सेंटर से दूर भाग जाऊं। चैप्टर कंप्लीट। हाँ